हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्योमकेश बख्शी। आज की कहानी सिर्फ एक राज नहीं, एक खौफनाक सच है जो अंधेरों में छुपा हुआ है। अगर आपको डर, सस्पेंस और जासूसी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िए। अब बिना वक्त जाया किए आज की कहानी शुरू करते हैं। मुझे आज भी याद है, वो सर्दियों की एक शाम थी। मैं और ब्योमकेश एक छोटे से कस्बे में पहुंचे थे। शहर का नाम था रामनगर। ना ज्यादा बड़ा, ना ज्यादा छोटा, लेकिन उस शहर की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे खामोशी खुद कुछ छुपा रही हो। ब्योमकेश को एक पुराने केस की फाइल देखने के लिए वहां बुलाया गया था और मैं हमेशा की तरह उसके साथ था। जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकले, ठंडी धूल भरी हवा सीधा चेहरे से टकराई। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी और दूर दूर तक पीले बल्ब हल्के हल्के टिमटिमा रहे थे। स्टेशन के बिल्कुल सामने एक पुरानी तंगों की दुकान थी। ब्योमकेश ने तंगे वाले से पूछा, यहाँ ठहरने के लिए कोई ठीक ठाक जगह मिलेगी? तंगे वाला एक पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर बोला, साहब ज्यादा जगह तो नहीं, पर कृष्णा लॉज है, साफ सुथरा है, किराया भी ठीक है। फिर अचानक वो रुक गया। ब्योमकेश ने गौर से देखा, पर कुछ और बात है? तंगे वाला जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, बस साहब, वहां एक कमरा है, रूम नंबर 2। लोग कहते हैं वहां कोई नहीं ठहरता। ब्योमकेश ने मेरी तरफ देखा। उसके होठों पर वो पहचानी हुई हल्की सी मुस्कान थी। तो फिर वहीं चलते हैं, मैं तुरंत बोला। तुम्हें हमेशा ऐसी ही अजीब जगह क्यों पसंद आती हैं? ब्योमकेश ने शांत आवाज में कहा, जहां लोग ठहरने से डरते हैं वहां कुछ ना कुछ जरूर छुपा होता है। टंगा हमें कृष्णा लॉज ले आया। लॉज पुराना था, लेकिन उसकी इमारत में एक पुराना रौब था, जैसे कभी यहां रईस लोग ठहरा करते हों। बड़े लकड़ी के दरवाजे, लंबी गैलरी और छत से लटकते पुराने झूमर। सामने एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। हमें देखते ही खड़ा हो गया। कमरा चाहिए? उसने पूछा। हाँ, 2 कमरे, ब्योमकेश ने कहा। चौकीदार रजिस्टर निकाल ही रहा था कि ब्योमकेश ने धीरे से जोड़ दिया, एक कमरा नंबर 2 दे दीजिए। बूढ़े के हाथ रजिस्टर पर ही जम गए। वो घबराकर हमारी तरफ देखने लगा। साहब, वो कमरा तो बंद रहता है, वहां कोई नहीं ठहरता। क्यों? ब्योमकेश की आवाज बिल्कुल शांत थी। बस साहब, रात को कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। पहले भी एक मेहमान ठहरे थे, पर अगले सुबह भाग गए। ब्योमकेश ने सिर्फ इतना कहा, हम दोनों वहीं रहेंगे। चौकीदार कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, आपकी मर्जी साहब, पर अगर रात में कुछ अजीब लगे तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। रूम नंबर 2 पहली मंजिल पर था। लकड़ी का पुराना दरवाजा, जिसमें सालों की धूल जमी हुई थी। चौकीदार ने चाबी घुमाई। चर, दरवाजा आवाज के साथ खुला। अंदर से बसी हुई हवा का झोंका आया। कमरा देखने में बिल्कुल साधारण था। एक पलंग, एक मेज, एक कुर्सी और कोने में एक पुरानी सी अलमारी जैसा बॉक्स। दीवानों पर पीला रंग था जो कई जगह से उतर चुका था। खिड़की बाहर की तंग गली की तरफ खुलती थी। मैंने बत्ती जलाई। बल्ब पहले झिलमिलाया, फिर धीरे से रोशनी फैल गई। देखो ब्योमकेश, मैंने कहा, यह जगह तो बिल्कुल सुनसान लगती है। ब्योमकेश ने कमरे पर नजर घुमाते हुए कहा, हाँ, और यही इसकी खासियत है। वो अचानक झुककर फर्श को देखने लगा। धूल भरी जमीन पर कुछ हल्के निशान थे, जैसे किसी ने हाल ही में कुछ घसीटा हो। फिर उसने दीवार पर धीरे से थपथपाया, जैसे आवाज के अंदर कुछ सुनना चाहता हो। इस हिस्से की आवाज बाकी दीवार से अलग है, उसने बर्दाश्त में कहा। मैंने कंधे उचका दिए। तो क्या यहाँ कोई गुप्त दरवाजा है? वो बस मुस्कुराया। अभी नहीं कह सकता, पर कुछ तो जरूर है। फिलहाल सामान रख दो। रात के तकरीबन 10 बजे थे। हमने खाना खाया और कुछ देर बात की। बाहर का माहौल इतना शांत था कि अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। मैं खिड़की के पास गया और बाहर झांका। सामने की गली बिल्कुल खामोश थी। अजीब जगह है, मैंने धीरे से कहा। ब्योमकेश ने पाइप जलाते हुए शांत आवाज में जवाब दिया, अजीब नहीं, दिलचस्प। सन्नाटा हमेशा कुछ ना कुछ छुपाता है। रात धीरे धीरे आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। अचानक मेरी नींद टूट गई। ऐसा लगा
जैसे किसी ने फर्श पर बहुत ही हल्की सी चाल रखी हो। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। कमरे की बत्ती बंद थी, लेकिन बाहर से आती मध्यम रोशनी में कमरे के साए साफ दिख रहे थे। फिर वो आवाज दोबारा आई, बहुत हल्की, जैसे किसी ने लकड़ी की कुर्सी को धीरे से खिसकाया हो। मेरा जिस्म सख्त हो गया। मैंने ब्योमकेश को जगा दिया। सुनो, कुछ आवाज आई। वो तुरंत उठ बैठा। कहां से? यहीं, इसी कमरे से। ब्योमकेश बिना कुछ बोले उठ खड़ा हुआ। माचिस जली और दिया रोशन हो गया। कमरा बिल्कुल खाली था। फर्श पर धूल जमी थी और उसमें सिर्फ हमारे ही कदमों के निशान थे। किसी तीसरे इंसान का कोई निशान नहीं। शायद तुम्हें वहम हुआ हो, ब्योमकेश ने कहा, मगर उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी संजीदगी थी। हम दोनों कुछ देर तक बिल्कुल खामोश बैठे रहे। बाहर से हवा के साथ जैसे सिसकने की आवाजें आ रही थीं। मैं उस रात सो नहीं सका। ब्योमकेश ने अपनी डायरी निकाली और कुछ बातें नोट की। फिर धीरे से बोला, अजित, यहां कुछ है, पर ना ये भूत है, ना ही सिर्फ वहम। ये कोई इंसानी राज है। सुबह जब हम नीचे आए तो चौकीदार बाहर अंगीठी के पास बैठा था। उसने हमें देखा और थोड़ा झिझकते हुए पूछा, साहब, रात ठीक रही? ब्योमकेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ठीक रही। बस कुछ हल्की आवाजें थी। ये सुनते ही चौकीदार का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। मैंने कहा था, साहब, उस कमरे में कुछ तो है। मैंने पूछा, कभी वहां किसी की मौत हुई थी? चौकीदार ने आवाज नीचे कर ली। हाँ साहब, 2 महीने पहले एक किराएदार आया था। नाम था अग्रवाल। एक रात वो अचानक गायब हो गया। सुबह देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था, पर कमरे के अंदर कोई नहीं। तब से वो कमरा बंद है। मैं हैरान रह गया। और पुलिस? हाँ साहब, पुलिस आई थी, पर कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा आदमी शायद भाग गया होगा। ब्योमकेश ने चौकीदार की आंखों में सीधा देखा। तुम्हें यकीन है वो भाग गया? चौकीदार ने कांपते हुए कहा, नहीं साहब, मुझे लगता है वो मरा है, बस लाश कभी नहीं मिली। ब्योमकेश कुछ नहीं बोला। फिर धीरे से कहा, तो अब ये देखना होगा कि ये सन्नाटा किसकी याद संभाले बैठा है। उस शाम हम लॉज के बाकी हिस्सों को देखने निकले। सामने के कमरों में 2 व्यापारी थे। हमें देखकर बस हल्का सा सिर झुका देते। पीछे की गैलरी के आखिरी छोर पर एक दरवाजा था। उस पर लिखा था, प्राइवेट स्टाफ ओनली। ब्योमकेश वहीं रुक गया। अंदर कौन रहता है? उसने चौकीदार से पूछा। मालिक साहब, मिस्टर चतुर्वेदी, और उनके साथ उनकी भांजी। हम वापस आ गए, लेकिन ब्योमकेश के चेहरे पर वही शांत जिज्ञासा थी जो मैं अच्छी तरह जानता था। जब भी वो किसी गहरी सोच में होता, उसकी आंखें जैसे अंदर ही अंदर कुछ तलाश करने लगती थीं। रात को उसने कहा, अजित, मुझे लगता है रूम नंबर 2 सिर्फ डरावना नहीं है, वहां कुछ छुपाया गया है। मैंने थके हुए लहजे में कहा, पर यहां रहकर हमें मिलेगा क्या? वो शांत था। सच, और शायद एक गुमशुदा इंसान का जवाब। बत्ती बुझी। कमरे में फिर से वही भारी सन्नाटा लौट आया। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। फिर सब कुछ शांत। बस हमारे दिलों की धड़कनें कमरे की हवा में गूंज रही थीं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। बाहर कबूतरों की गुर्र गुर्र और नीचे चाय बेचने वाले की आवाज। लेकिन कमरे के अंदर अब भी वही भारी खामोशी थी। ब्योमकेश खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में पाइप और चेहरा सोच में डूबा हुआ। मैंने पूछा, नींद ठीक से आई? वो हल्का सा मुस्कुराया। नींद आई, पर दिमाग सोया नहीं। क्यों? अभी भी वही कमरा जहन में है। कमरा नहीं, उसने धीरे से कहा। उसकी चुप्पी। कल रात जो आवाजें आईं, वो हवा की नहीं थी। किसी ने अंदर कुछ हिलाया था। मैंने कहा, पर दरवाजा तो अंदर से बंद था, कोई आ कैसे सकता है? वो झुका। वही तो समझना है। ब्योमकेश ने फर्श के पास झुककर निशान देखने शुरू किए। उसने जेब से एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला। धूल पर हल्के हल्के खरोचे थीं। मैं भी झुककर देखने लगा। कुछ जगह फर्श घिसा हुआ था, जैसे किसी ने वहां कोई भारी चीज रखकर खिसकाई हो। शायद मेज या कुर्सी। हो सकता है ये निशान किसी चीज के खिसकने से बने हो, मैंने कहा। ब्योमकेश ने धीरे से सर हिलाया। नहीं अजीत,
ये निशान पुराने हैं और ध्यान से देखो, ये बिल्कुल यहीं खत्म हो जाते हैं जहां से दीवार शुरू होती है। उसकी आवाज और नजर दोनों दीवार पर टिक गईं। इसका मतलब, वो आहिस्ता बोला, या तो यहां कुछ छुपा हुआ है या फिर कभी था। उसने अपनी उंगलियां दीवार पर रखकर धीरे धीरे थपथपाया। एक हिस्सा बाकी दीवार से बिल्कुल अलग आवाज दे रहा था, थोड़ी सी खोखली। याद है, ब्योमकेश ने कहा, कल रात मैंने कहा था कि इस हिस्से की आवाज अलग है। वही वजह है। मैंने पूछा, तो क्या यहां कोई छुपा हुआ दरवाजा है? वो कुछ सोचकर बोला, दरवाजा या फिर किसी तरह की खोखली जगह। फिलहाल उसने मेरी तरफ देखा। हम किसी को शक नहीं होने देंगे कि हमें कुछ पता चला है। उसने अलमारी खोली। अंदर कुछ पुराने अखबार, एक टूटी हुई टॉर्च और एक छोटा कपड़े का थैला था। थैले के अंदर कुछ बटन, एक टूटी हुई चेन और कुछ सिक्के। कोई खास चीज नहीं। ब्योमकेश ने हर चीज को बड़े ध्यान से देखा, फिर सब वहीं रख दिया। नाश्ता करने हम नीचे गए। चौकीदार पहले से वहीं था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। रात को सोए नहीं? ब्योमकेश ने पूछा। नींद तो आई साहब, पर आधी रात ऐसा लगा जैसे कोई सीढ़ियों से ऊपर गया हो। किस वक्त? ब्योमकेश ने पूछा। तकरीबन 12 बजे। ब्योमकेश ने मेरी तरफ देखा। वही वक्त जब हमें भी आवाज सुनाई दी थी। उतने में लॉज का मालिक मिस्टर चतुर्वेदी आ गया। लंबा गोरा आदमी, लेकिन आंखों में एक बेचैनी थी जो छुप नहीं रही थी। उसने अदब से कहा, आप लोग आराम से ठहरे? हाँ, ब्योमकेश ने बिल्कुल साधारण लहजे में कहा। बस कमरे में थोड़ी सी गंध है। चतुर्वेदी तुरंत बोला, पुराना कमरा है साहब, शायद इसीलिए। हम जल्दी ही पेंट करवाने वाले हैं। बातों बातों में ब्योमकेश ने अचानक पूछ लिया, जो पहले किराएदार थे, अग्रवाल जी, उनके बारे में कुछ याद है? चतुर्वेदी एक पल के लिए रुक गया। हाँ, याद है, वो बोला। बहुत शांत आदमी थे, ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। एक रात अचानक गायब हो गए। पुलिस ने पूरी छानबीन की पर कुछ नहीं मिला। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वो भागे नहीं, बल्कि चतुर्वेदी थोड़ा सा घबरा गया। मतलब, ब्योमकेश ने कहा, जो आदमी अपनी मर्जी से जाता है वो कुछ न कुछ छोड़ कर जाता है, सामान या कोई पैगाम। क्या उन्होंने कुछ छोड़ा था? नहीं, कुछ भी नहीं। किसी से दुश्मनी? हम तो कुछ नहीं जानते साहब। बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन मैं समझ गया, ब्योमकेश के सवालों ने चतुर्वेदी को बेचैन कर दिया था। दोपहर को ब्योमकेश करीबी बाजार चला गया। मैं कमरे में अकेला रह गया। हल्की सी नींद आने ही वाली थी कि अचानक ठक, दरवाजा जोर से हिला। मैं झटके से उठ बैठा। कौन? कोई जवाब नहीं। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ गैलरी में तेज हवा बह रही थी। दरवाजा बंद किया और जैसे ही पलटा, खिड़की की तरफ से हल्की सी दस्तक। पर्दा हवा में हिल रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। नीचे आंगन में कोई खड़ा था, काले कपड़ों में लिपटी एक परछाई। वो कुछ सेकंड्स तक मुझे देखती रही, फिर मुड़ी और चली गई। शाम को जब ब्योमकेश लौटा, मैंने सब कुछ बता दिया। वो कुछ देर बिल्कुल चुप रहा, फिर बोला, तो अब हमारे पास दो बातें हैं, एक खोखली दीवार और दूसरा एक रहस्यमयी आगंतुक। मैंने पूछा, क्या तुम्हें लगता है ये कोई और किराएदार था? नहीं अजित, ब्योमकेश ने कहा, मुझे लगता है कोई यहां बार बार कुछ ढूंढने आता है। रात को उसने कमरे की बत्ती बुझा दी। उसने कहा, हम सोएंगे नहीं, हम देखेंगे कि कौन आता है। हम दोनों खिड़की के पास बैठ गए। बाहर धुंध फैल चुकी थी। सन्नाटा इतना गहरा कि अगर सुई भी गिरती तो आवाज आ जाती। तकरीबन 12:20 पर वही हल्की सी आहट। सीढ़ियों पर किसी के कदमों की धीमी रफ्तार गूंजी। कोई ऊपर आ रहा था। ब्योमकेश ने आंखों से इशारा किया। हम दोनों बिल्कुल बेहरकत हो गए। कदमों की आवाज दरवाजे के पास आकर रुक गई। फिर ठक ठक, दरवाजे पर 2 बार दस्तक। हमने सांस रोक ली। ब्योमकेश धीरे से उठा।
माचिस जलाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ी तेज। उसने कहा, दरवाजा मत खोलना, पहले सुनो। हम दोनों दीवार के पास खड़े हो गए। कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल खामोशी रही। फिर किसी ने दरवाजे के नीचे से कुछ धीरे से सरकाया। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा। व्योमकेश झुककर उसे उठा लाया। उस पर लिखा था, ये कमरा छोड़ दो। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई। मैंने कहा, यह मजाक नहीं लगता। व्योमकेश ने कागज को दिया की रोशनी में घूरा। पुराने अखबार का टुकड़ा है, वो बोला, और स्याही बहुत हल्की, जैसे जल्दबाजी में लिखा गया हो। फिर उसकी आवाज और भी शांत हो गई। अब साफ है जीत, कोई चाहता है कि हम यहां न रहें, क्योंकि हम सच के करीब पहुंच रहे हैं। उस रात हमने किसी को नहीं देखा, मगर सुबह दरवाजे के बाहर फर्श पर हल्के गीले निशान थे, नंगे पैरों के। मेरा दिल बैठ सा गया। नाश्ता करते वक्त व्योमकेश ने चौकीदार से पूछा, कल रात कोई ऊपर आया था क्या? नहीं साहब, वो घबरा कर बोला, मैंने किसी को नहीं देखा। तुम सो गए थे? व्योमकेश ने सीधा पूछा। शायद हाँ। व्योमकेश ने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, अजीत, आज शाम हम कमरे के सामने वाली गैलरी में बैठेंगे, बिना किसी को बताए। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि मुझे यकीन है आज रात कोई फिर आएगा और इस बार हम देखेंगे कि वो कौन है। शाम धीरे धीरे उतर आई, हवा में ठंडक बढ़ने लगी। व्योमकेश ने अपनी कोट की जेब में एक टॉर्च और एक छोटा नोटबुक रख लिया। हमने कमरे की बत्ती बुझा दी, दरवाजा अंदर से बंद किया, फिर खिड़की से बाहर निकलकर सामने वाली गैलरी में चुपचाप बैठ गए। नीचे लॉज के आंगन में अंधेरा था, सिर्फ एक बल्ब हल्की सी रोशनी के साथ टिमटिमा रहा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, आधी रात के करीब वही हल्की सी आहट। सीढ़ियों से कदमों की धीमी आवाज आई। व्योमकेश ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, वो आ गया। गैलरी की परछाइयों में से एक शख्स धीरे धीरे रूम नंबर 2 की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे के पास झुककर कुछ किया, शायद ताला खोलने की कोशिश। फिर दरवाजा धीरे से खुल गया, जबकि हमें पता था हमने उसे अंदर से बंद किया था। वो आदमी अंदर गया, दरवाजा फिर से बंद। हम दोनों सांस रोके बैठे रहे। लगभग 5 मिनट बाद दरवाजा दोबारा खुला। वो आदमी बाहर आया। उसके हाथ में कुछ था। उसने उसे जल्दी से जेब में डाला और तेजी से सीढ़ियां उतर गया। व्योमकेश ने धीमी आवाज में कहा, अब ये साफ है, दरवाजे में कोई छुपा हुआ ताला है। पर वो कौन था? मैंने पूछा। अभी नहीं जानते, व्योमकेश बोला, पर कल तक जरूर जान जाएंगे। आज हम ये समझ चुके हैं, ये राज सिर्फ दीवारों में नहीं, इंसानों में छुपा है। रात के उस सन्नाटे में व्योमकेश की आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसमें वो ठंडी पक्की सोच थी जो हमेशा राज खुलने से पहले होती है। सुबह की हवा में हल्के से नमी थी। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। लॉज के बाहर दूध वाले की घंटी गली में गूंज रही थी। पिछली रात की बातें मेरे दिमाग को उलझा चुकी थीं। मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि अंदर से बंद दरवाजा कैसे खुल सकता है। व्योमकेश पहले ही उठ चुका था। कमरे के कोने में बैठकर कुछ लिख रहा था। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मुझे लगता है तुम बिल्कुल नहीं सोए, मैंने कहा। वो हल्का सा मुस्कुराया। सोने का वक्त नहीं था अजीत, मैंने रात में कुछ बातें नोट की हैं। फिर उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। कल रात जो आदमी यहां आया था, उसने कुछ वहीं छोड़ा है। मैं खिड़की के पास गया। नीचे दीवार पर खिड़की के बिल्कुल नीचे धूल में एक हल्का सा निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने उंगलियों से कुछ खुरच कर लिखा हो। ये देखो, व्योमकेश ने कहा, 4 उंगलियों के निशान, और ये उंगलियां बड़ी हैं, किसी आदमी की। मगर गौर से देखो, इनके बीच स्याही का दाग है।
मतलब जिस शख्स ने ये निशान बनाए हैं वो लिखने या नोट करने वाला आदमी है। मैंने कहा, तो क्या ये वो गुमशुदा अग्रवाल हो सकता है? ब्योमकेश ने सर हिलाया। नहीं, अगर वो जिंदा होता तो दीवारों के पीछे छुप कर आने की जरूरत नहीं होती। ये कोई और है जो शायद अग्रवाल के छोड़े हुए राज को ढूंढने आता है। उसने टेबल से मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया और दीवार का बारीकी से मुआयना करने लगा। मैंने भी देखा, दीवार के एक हिस्सा पर हल्की सी दरार थी, बिल्कुल उसी जगह जहां कल रात ब्योमकेश ने कहा था यहां से आवाज अलग आती है। अजीत, ये दीवार साधारण नहीं है। इस हिस्सा का प्लास्टर बाकी दीवार से ज्यादा नया लग रहा था। मतलब इसे हाल ही में रिपेयर किया गया है। मैं चुपचाप दीवार को देख रहा था जब ब्योमकेश बख्शी ने धीमी आवाज में कहा, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसके पीछे कुछ छुपाया गया है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर निकाला। बिना किसी जल्दबाजी के दीवार के कोने को हल्का सा खुरचा। वाइट सी पपड़ी जैसी परत टूटकर गिर गई और उसके नीचे से पुरानी भूरी ईंट नजर आ गई। देखो अजीत, ब्योमकेश ने उंगली से इशारा किया, ये हिस्सा असल दीवार का नहीं है, ये बाद में जोड़ा गया है। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। तो क्या हमें इसे तोड़ देना चाहिए? ब्योमकेश ने सीधा जवाब नहीं दिया। अभी नहीं, उसने कहा, पहले ये जान लें कि मालिक और चौकीदार सच बोल रहे हैं या नहीं। हम नीचे उतर आए। लॉज के आंगन में मिस्टर चतुर्वेदी अपनी कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहे थे। हमें देखकर मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कुराहट में अजीब सी झिझक थी। कैसे हैं आप दोनों? उन्होंने पूछा। ब्योमकेश ने बिल्कुल नॉर्मल लहजे में कहा, सब ठीक, बस एक छोटी सी बात पूछनी थी। क्या कभी रूम नंबर 2 की रिपेयर करवाई गई थी? चतुर्वेदी एकदम से चौंक गए। रिपेयर? नहीं नहीं, तो आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बस दीवार थोड़ी नई लग रही थी। चतुर्वेदी ने फौरन बात टाल दी। अरे साहब, रोशनी का धोखा होगा। ब्योमकेश ने सिर्फ सर हिला दिया, कुछ और नहीं बोला। पर मैं जानता था ये जवाब उसने अपने दिमाग में नोट कर लिया है। हम बाहर घूमने निकल गए। ब्योमकेश का अंदाज हमेशा से ऐसा था, सीधे सवाल कभी नहीं, बस हल्की फुल्की बातों में लोग खुद ही सब कुछ बता देते थे। लॉज के सामने एक पान वाला था। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, उस लॉज में अब कोई ठहरता ही नहीं। क्यों? ब्योमकेश ने पूछा। लोग कहते हैं वहां बुरी रूह है। 2 महीने पहले का वाकया उसने सुनाया। एक आदमी आया था, नाम था अग्रवाल। रात को उसके कमरे से अजीब सी बदबू आने लगी। दरवाजा खटखटाया गया पर कोई जवाब नहीं। सुबह जब दरवाजा खोला गया, कमरा खाली था। सिर्फ फर्श पर एक टूटी हुई चेन और खून के कुछ दाग। पुलिस आई मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। उस पान वाले की आंखों में खौफ साफ था। ब्योमकेश ने बस इतना कहा, शुक्रिया भाई। चलते हुए वो धीमी आवाज में बोला, अजीत, अब ये केस वाकई दिलचस्प हो गया है। नया प्लास्टर, अजीब गंध और खून के निशान, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। किस तरफ? मैंने पूछा। मौत की तरफ। शाम को हम सीधा थाना गए। सब इंस्पेक्टर घोष ब्योमकेश को पहले से जानते थे। उन्होंने बताया, हमने पूरी जांच की थी, ना कोई लाश, ना कोई हथियार, बस दीवारों पर थोड़ी सी नमी और एक पुरानी सी बदबू। ब्योमकेश ने सीधा सवाल किया, दीवार की खुदाई की थी? नहीं, घोष ने कहा, ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं था। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, कभी कभी ऑर्डर्स से ज्यादा जरूरी होती है इंसानी समझ। रात को हम फिर उसी कमरे में लौट आए। हवा में वही बदबू थी, मिट्टी और लोहे की मिलीजुली सी स्मेल। क्या तुम भी महसूस कर रहे हो? मैंने पूछा। हाँ, ये बंद चीजों की बदबू होती है, जैसे किसी ने कुछ बहुत अरसे से छुपा रखा हो। उसने टॉर्च जलाई और दीवार के उस हिस्सा को फिर से देखा।
कल रात जो आदमी यहां आया था उसने दरवाजा खोला, मतलब उसे कोई छुपा हुआ रास्ता पता है। अब हमें भी वही ढूंढना होगा। हमने दरवाजे की चौखट को गौर से देखा। नीचे एक कोने में बहुत बारीक सी मेटालिक लाइन थी। व्योमकेश ने अपनी पेन नाइफ से हल्का सा दबाया। क्लिक! दरवाजा बिना चाबी के थोड़ा सा खुल गया। ये छुपा हुआ ताला है, व्योमकेश ने कहा। बाहर से बंद लगता है पर अंदर से आसानी से खुल जाता है। मैं हैरान रह गया। तो क्या वो आदमी हर रात इसी रास्ते से आता होगा? बिल्कुल, और अब हम भी वही करने वाले थे। व्योमकेश ने धीरे से दरवाजा खोला। गैलरी बिल्कुल सुनसान थी, सब सो चुके थे। उसने दरवाजा बंद किया और सीधा उसी दीवार की तरफ बढ़ा। अजीत, अब सच देखना ही पड़ेगा। उसने फर्श पर पड़ा पुराना बॉक्स खिसकाया। दीवार पर हल्की सी ठप ठप की आवाज बिल्कुल खोखली थी। मुझे पूरा यकीन है, व्योमकेश ने कहा, इसके पीछे एक छोटी सी जगह है, पर हमें तोड़ना पड़ेगा बिना शोर के। उसने अपनी जेब से छोटा औजार निकाला और बहुत एहतियात से प्लास्टर निकालने लगा। ईंटों के बीच की मिट्टी हल्के से झड़ने लगी और जैसे जैसे दीवार खुल रही थी, मेरा दिल और तेज धड़क रहा था। मिट्टी बिल्कुल सूखी थी। सिर्फ कुछ ही मिनट लगे और दीवार में एक छोटा सा सुराग बन गया। व्योमकेश ने टॉर्च जलाई और रोशनी उस छोटे से होल के अंदर डाली। अंदर एक तंग सी जगह थी, लगभग 3 फुट चौड़ी। हर तरफ धूल और कुछ पुराने सड़े हुए कपड़े पड़े थे। देखो अजीत, व्योमकेश ने धीमी आवाज में कहा, यहां किसी ने कुछ छुपाया था। उसने हाथ अंदर डाला और धीरे से एक पुराना गल चुका कागज बाहर निकाला। कागज इतना कमजोर था कि लग रहा था हाथ लगते ही बिखर जाएगा। उस पर लिखा था, अगर ये पन्ना किसी को मिले तो समझ लेना मैं मर चुका हूं। मेरे हाथ कांप गए। क्या ये अग्रवाल का लिखा हो सकता है? व्योमकेश ने कागज से नजर नहीं हटाई। हो सकता है, उसने कहा, मगर यह तो सिर्फ शुरुआत है। वो कागज को और ध्यान से पढ़ने लगा। नीचे बहुत हल्की सी लिखावट में लिखा था, रूम नंबर 2 के पीछे ही मेरा जवाब है। हम दोनों कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गए। इसका मतलब, मैंने धीरे से कहा, दीवार के पीछे कुछ और भी है? हां, व्योमकेश ने कहा, और अब मुझे पूरा यकीन है, कल रात जो आदमी यहां आया था वो भी यही ढूंढने आया था। उसी वक्त बाहर हवा तेज चलने लगी। खिड़की के शीशे हल्की सी कंपन के साथ हिलने लगे। व्योमकेश ने धीमी लेकिन पक्की आवाज में कहा, अजीत, कल सुबह हम मजदूर नहीं बुलाएंगे, मैं खुद इस दीवार को खोलूंगा। पर उससे पहले हमें यह जानना होगा कि चतुर्वेदी और चौकीदार के बीच कुछ छुपा हुआ तो नहीं। मैंने पूछा, तुम्हें उन पर शक है? शक नहीं, व्योमकेश ने कहा, एहसास है। हर राज के पीछे किसी का लालच छुपा होता है, और यहां की यह दीवार उस लालच की गवाही दे रही है। उस रात मुझे फिर नींद नहीं आई। बत्ती बुझ चुकी थी, लेकिन दीवार पर पड़ती चांदनी में वो छोटा सा सुराख मुझे बार बार दिखाई देता रहा, जैसे किसी ना देखी आंख से कोई हमें देख रहा हो। अगली सुबह जब मैं उठा तो देखा व्योमकेश खिड़की के पास बैठा आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था। बाहर की धुंध धीरे धीरे छट रही थी। सड़क पर हल्की सी चहल पहल शुरू हो चुकी थी। मैंने नींद भरी आंखों से कहा, तुम कब उठ गए? वो मुस्कुरा दिया। जब कोई राज हो अजीत, तो नींद कहां रहती है? कपड़े पहनते हुए मैंने पूछा, आज का क्या इरादा है? व्योमकेश ने सीधा जवाब दिया, रूम नंबर 2 का राज अब सिर्फ सतह पर नहीं रहेगा। आज मैं उसके अतीत को टटोलूंगा। हम नीचे नाश्ता करने गए। लॉज का मालिक, जो कल रात थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, आज कुछ ज्यादा नॉर्मल दिख रहा था। मैंने उसे सलाम की और व्योमकेश ने बिना घुमाए फिराए पूछा, मालिक साहब, एक बात बताइए, इस कमरे में पहले कौन कौन ठहरा है? वो एक पल के लिए ठिठक गया। कौन सा कमरा बाबूजी? वही रूम नंबर 2। मालिक की आंखें पल भर को झपकी, जैसे उसे डर हो कि कहीं कुछ छुप न जाए। फिर बोला, अरे बाबूजी, वहां तो कोई रुकता ही नहीं। पहले एक साहब रुके थे, उसके बाद कमरा बंद ही कर दिया। व्योमकेश ने पूछा, उन साहब का नाम? श्री अग्रवाल, मालिक ने कहा। बनारस से आए थे।
व्यापारी लगते थे। लगभग 2 महीने यहां रहे। फिर उसने गला साफ किया। एक दिन अचानक गायब हो गए। हमने सोचा कहीं चले गए होंगे, पर जब 3 दिन तक खबर नहीं मिली तो पुलिस को बताया। पुलिस आई थी? मैंने पूछा। हाँ बाबूजी, पूरी तलाशी हुई, कुछ नहीं मिला, बस उनका एक बॉक्स और कुछ कपड़े। फिर मामला ठंडा पड़ गया। मैंने कहा, तो आप लोगों ने खुद कुछ नहीं ढूंढा? मालिक ने धीमी आवाज में कहा, क्या करते बाबूजी, डर लगने लगा था। उस दिन से कमरा बंद ही कर दिया। ब्योमकेश ने अपना चाय का कप धीरे से रखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो हर राज के वक्त होती है। क्या उस कमरे का ताला अभी भी वही पुराना है? जी हां। और वो बॉक्स पुलिस ले गई थी? ब्योमकेश ने कहा। फिर भी मुझे उस कमरे के अंदर की हर चीज देखनी है। हो सकता है पुलिस कुछ भूल गई हो। मालिक ने डर के साथ सिर हिला दिया। ठीक है बाबूजी, पर मैं साथ नहीं जाऊंगा। हम ऊपर पहुंचे। कमरे के बाहर खामोशी थी, लेकिन अब उस खामोशी में एक और परत जुड़ी हुई थी, बीत गए वक्त की पुरस्रार गंध। ब्योमकेश ने जेब से दस्ताने निकाले और धीरे से दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले था, मगर आज उसमें कुछ और था, एक कहानी की छाया। ब्योमकेश हर कोने को बहुत बारीक नजर से देख रहा था। अलमारी के पीछे उसने दीवार पर उंगलियों से कुछ हल्की सी खरोंच के निशान महसूस किए। वो रुक गया और धीरे से बोला, अजीत। देखो अजीत, ये निशान नए नहीं हैं, ब्योमकेश ने धीरे से कहा। किसी ने पहले भी यहां से कुछ हटाने की कोशिश की थी। मैंने गौर से देखा, खरोंचें ऊपर से नीचे की तरफ थीं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने लकड़ी या दीवार पर कुछ जोर से रगड़ा हो। ब्योमकेश ने अपनी पॉकेट डायरी निकाली और तुरंत नोट्स बनाने लगा। श्री अग्रवाल 2 महीने यहां रहे, वो बोलता गया। अचानक गायब, न कोई संघर्ष तो, या तो वो खुद गए, मैंने पूरा किया, या फिर उन्हें जाने का मौका ही नहीं मिला। ब्योमकेश ने बात काट दी। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मतलब? वो हल्की सी मुस्कुराया। मतलब उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई अजीत। उसी वक्त उसकी नजर फर्श पर पड़ी। धूल के बीच एक छोटी सी चीज चमकी। वो झुककर उठाया, एक छोटी तांबे की चाबी। देखो, ब्योमकेश ने कहा, पुलिस को ये नहीं मिली। अब सवाल ये है, ये चाबी किस ताला को खोलती है? हमने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन कोई भी ताला इस चाबी से मेल नहीं खाता था। तब ब्योमकेश बोला, ये चाबी अलमारी या बक्से की नहीं लगती, इसका शेप अजीब है। शायद ये किसी पुरानी तिजोरी या किसी सीक्रेट ड्रॉअर की हो। मैंने कहा, पर यहां तो कुछ भी नहीं है। वो दीवार की तरफ इशारा करते हुए बोला, अभी नहीं है, पर पहले था। ये देखो, पेंट का रंग यहां थोड़ा गहरा है। इसका मतलब इसे हाल ही में दोबारा पेंट किया गया है। मैंने धीरे से पूछा, तो ये दीवार? हाँ अजीत, वो बोला, ये दीवार कुछ छुपा रही है। वो झुककर दीवार पर हल्की सी दस्तक देता है। सुन रहे हो कितनी खोखली आवाज है? कोई कैविटी है इसके पीछे। मैं सिहर गया। क्या तुम कह रहे हो कि? हाँ, ब्योमकेश ने कहा, पर अभी पक्का नहीं। उससे पहले हमें यह जानना होगा कि श्री अग्रवाल आखिरी बार किससे मिले थे। नीचे आकर ब्योमकेश ने लॉज के मालिक से पूछा, जिस दिन अग्रवाल साहब गायब हुए उस दिन लॉज में कौन कौन था? मालिक बोला, मैं, चौकीदार और 1-2 और मेहमान। पर हाँ, उसने याद करते हुए कहा, उस दिन दोपहर को एक आदमी उनसे मिलने आया था। ब्योमकेश तुरंत सतर्क हो गया। कौन आदमी? नाम याद नहीं, मालिक बोला। लंबा, दुबला पतला, सफेद कुर्ते में। कहता था अग्रवाल का रिश्तेदार है। लगभग आधा घंटा रुका और फिर चला गया। उसके बाद अग्रवाल साहब कभी दिखाई नहीं दिए। ब्योमकेश ने पूछा, क्या उस आदमी का नाम रजिस्टर में लिखा गया था? नहीं बाबूजी, मालिक बोला। उसने कहा, बस मिलने आया हूं, बाहर का हूं। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, यही आदमी शायद असली सुराग है। मैंने पूछा, क्या तुम्हें लगता है वही कातिल हो सकता है? अभी कहना जल्दबाजी होगी, ब्योमकेश बोला, पर हां, राज की डोर उसी के हाथ में है। उसी शाम हम थाने गए। ब्योमकेश ने पुरानी केस फाइल्स मंगवाई। फाइल में लिखा था, श्री महेश अग्रवाल, एज लगभग 42, रहने वाले बनारस, पेशा व्यापारी, 12 मार्च की रात लॉज से लापता,
न कोई संघर्ष के निशान। एक बक्सा मिला, कपड़े और कुछ डॉक्यूमेंट्स, कोई जुर्म का सबूत नहीं। फाइल में एक गवाही भी थी, लॉज मालिक का बयान। दोपहर में एक आदमी मिलने आया था, नाम अज्ञात। ब्योमकेश ने फाइल बंद की और बोला, अजीत, पुलिस को ये एक साधारण गुमशुदगी लगी, पर यह गुमशुदगी नहीं है, ये एक योजना है। हम वापस आ गए। रात गहरी थी, हवा ठंडी, मेरा मन बेचैन था। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कमरे के दरवाजे के पास कोई साया हिला। मैं झट से उठ बैठा। कौन? ब्योमकेश ने आंखें खोली। क्या हुआ? मुझे लगा कोई बाहर था, मैंने कहा। वो धीरे से बोला, शायद कोई था, या शायद कोई हमें देख रहा है। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। तुम मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं अजीत, ब्योमकेश ने कहा। जब राज जागता है तो कुछ न कुछ हिलता जरूर है। वो खिड़की तक गया, पर्दा हटाया। बाहर अंधेरा था, दूर कहीं कदम की हल्की सी आवाज, फिर सन्नाटा। कल सुबह, उसने कहा, हम आसपास के दुकानदारों से पूछताछ करेंगे। कभी कभी सच्चाई सड़कों पर पड़ी होती है। अगली सुबह हम लॉज के बाहर बैठने वाले एक चाय वाले से मिले। वो बोला, हाँ बाबूजी, उस दिन एक आदमी आया था, लंबा सफेद कुर्ते पहने। उसने मुझसे बीड़ी ली थी और जब वापस गया तो उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। ब्योमकेश ने तुरंत पूछा, किस रंग का? काला, चाय वाले ने कहा। ब्योमकेश ने धीरे से बोला, अग्रवाल का ब्रीफकेस भी काला था, जो पुलिस को कभी नहीं मिला। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ब्योमकेश ने एक लंबी सांस ली और कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है अजीत, अग्रवाल खुद नहीं गए, उन्हें कोई ले। ब्योमकेश ने बात पूरी की, या फिर वो अभी भी यहीं है, इसी लॉज में? मेरी आवाज कांप गई। तुम कह रहे हो कि उनका जिस्म? ब्योमकेश ने धीरे से सर हिलाया। हो सकता है, वो बोला। वो दीवार उसी सच को छुपा रही हो। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, मगर अल्फाज हवा में ठंडक घोल गए। हम दोनों कमरा नंबर 2 की तरफ लौट आए। दीवार वहीं थी, बिल्कुल चुप, पर अब जैसे वो बोलना चाहती हो। ब्योमकेश ने हाथ फेरते हुए कहा, अगली बार अजीत, हमें सच को उधेड़ना होगा। कमरे की खामोशी अब सिर्फ डर नहीं थी, वो एक राज बन चुकी थी, और उस राज का नाम था श्री अग्रवाल। रात फिर से उतर आई, वही ठंडी हवा, वही सन्नाटा, पर आज उस सन्नाटे में एक नई बेचैनी थी। ब्योमकेश ने अपने चश्मे साफ किए, दीवार घड़ी की तरफ देखा, फिर कहा, अजीत, आज रात हमें इस कमरे की निगरानी करनी होगी। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वाकई यहां कोई आता है। मैंने थकी हुई आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कोई आता है? पक्का नहीं, ब्योमकेश बोला, पर इस राज की चाल बहुत धीमी है, हमें उसके कदमों की आवाज सुननी होगी। हमने तय किया कि हम दोनों कमरा नंबर 2 के सामने वाली गैलरी में छुप कर बैठेंगे। वहां से उस कमरे का दरवाजा साफ दिखता था। रात के 10:30 बजे हम अपनी जगह पर पहुंच गए। ब्योमकेश ने टॉर्च बंद की और धीरे से कहा, अब बस खामोश रहना, आवाज का हर वाइब्रेशन हमें रास्ता दिखाएगा। कमरे के आसपास गहरा सन्नाटा था, कभी कभी हवा खिड़की के शीशे से टकराती और हल्की सी सीटी सी निकाल जाती। आधा घंटा बीत गया, कुछ नहीं हुआ। मैं ऊँघने ही वाला था कि अचानक क्रक, जैसे कोई दरवाजा हल्के से हिला हो। ब्योमकेश ने तुरंत मेरी बाजू पकड़ ली। हम दोनों एक साथ कमरे के दरवाजे की तरफ देखे। दरवाजा बंद था, मगर उसकी छाया दीवार पर हल्के से हिली। देखा, उसने फुसफुसा कर कहा। मैंने धीरे से बोला, पर दरवाजा तो बंद है। ब्योमकेश की आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। कभी कभी अजीत, वो बोला, बंद दरवाजों के पीछे भी कोई चल रहा होता है। कुछ पल बाद खिड़की के अंदर एक परछाई दिखाई दी, लंबी झुकी हुई सी आकृति। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर घूम रही थी। मेरा गला सूख गया। मैंने बहुत धीमी आवाज में पूछा, वो कौन है? ब्योमकेश ने कहा, यही तो हमें पता लगाना है। वो बिना आवाज किए उठ खड़ा हुआ और गैलरी के कोने तक पहुंच गया। मैंने देखा, उसने अपनी छोटी टॉर्च की रोशनी दीवार के पास नीचे घुमाई। वहां जले हुए मोमबत्ती के टुकड़े पड़े थे, ताजा, जैसे अभी अभी किसी ने उनका इस्तेमाल किया हो। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, अजीत, ये कोई आत्मा नहीं है, ये एक इंसान है जो इस कमरे में आता है। सवाल ये है, कैसे? हमने फैसला किया कि हम नीचे जाकर लॉज के पीछे का रास्ता देखते हैं। वहां एक पुरानी सी सीढ़ी थी जो सीधा छत तक जाती थी, और छत से एक और रास्ता था जो लॉज के पिछले हिस्सा से होता हुआ कमरा नंबर 2 की खिड़की तक पहुंचता था। ब्योमकेश ने कहा, देखो, ये रास्ता पुराना है,
पर किसी ने हाल ही में इसका इस्तेमाल किया है। धूल के निशान बिल्कुल नए हैं। हम दोनों ऊपर चढ़े। हवा तेज और ठंडी थी। छत पर पहुंचकर जब हमने कमरा नंबर 2 की खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की के पीछे अंदर हल्की सी हरकत दिख रही थी, जैसे कोई अंदर टहल रहा हो। मैंने कहा, पर खिड़की तो बंद है। ब्योमकेश मुस्कुराया। बंद या सिर्फ दिखने में बंद? उसने धीरे से झुककर खिड़की के फ्रेम को टटोला। तुरंत ही उसकी उंगलियों के नीचे एक हल्की सी खिंचने की आवाज आई। क्लिक। खिड़की थोड़ी सी खुल गई। मैं हैरान रह गया। ये लॉक बाहर से खुलता है, मैंने फुसफुसाया। ब्योमकेश बोला, किसी ने बहुत होशियारी से इसे सेट किया है। बाहर से कोई भी खोल सकता है, पर अंदर से ये बंद ही लगता है। यही है इस राज का रास्ता। हमने अंदर झांका। कमरा शांत था। अंदर कोई नहीं था। सिर्फ बिस्तर के पास कुछ पुरानी मोमबत्तियां और एक टूटा हुआ फ्रेम पड़ा था। ब्योमकेश अंदर गया। उसने टॉर्च की हल्की रोशनी फर्श पर डाली। धूल के बीच 2 जोड़ी पैरों के निशान साफ दिख रहे थे, एक भारी जूतों के और दूसरे नंगे पैरों के। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, अजीत, एक आदमी जो रात के अंधेरों में यहां आता है और अंदर कोई उसे देखता भी नहीं, सुनता भी नहीं, जैसे वो हवा की तरह आता जाता हो। ब्योमकेश ने धीमी आवाज में कहा, उसने अंदर किसी चीज को ढूंढने की कोशिश की है। मैंने पूछा, क्या हो सकता है वही सफेद कुर्ता पहने हुआ आदमी हो? ब्योमकेश ने आंखें सिकोड़ी। बहुत मुमकिन है उसे कुछ चाहिए जो अग्रवाल यहां छोड़ गए थे। शायद कोई डॉक्यूमेंट या फिर वो ब्रीफकेस। हमने कमरे के हर कोने को तलाशना शुरू किया। बिस्तर के नीचे हाथ डाला और वहां से एक पुराना कागज मिला। कागज आधा फटा हुआ था। ऊपर लिखा था कोलकाता ट्रेडिंग कंपनी और नीचे बहुत हल्की लिखावट में वर्मा। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, अब धागा जुड़ रहा है अजीत। वर्मा शायद वही आदमी जो अग्रवाल के साथ बिजनेस करता था। उस रात का बाकी वक्त हमने वहीं गुजारा। सन्नाटा धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। तकरीबन रात के 2 बजे जब नींद आंखों पर भारी होने लगी, तब अचानक खट खट एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई फिर से कमरे में आ गया हो। ब्योमकेश ने तुरंत इशारा किया। हम दोनों चुपचाप अपनी जगह बदलकर पर्दे के पीछे से झांकने लगे। खिड़की धीरे धीरे खुली और वही परछाई फिर अंदर आई। वो आदमी बहुत एहतियात से चल रहा था। हाथ में टॉर्च थी, सर पर कपड़ा बंधा हुआ। वो सीधा दीवार के पास गया और हल्की सी ठोकर देने लगा। ठक ठक ठक। ब्योमकेश ने मेरी तरफ देखा। वही जगह है अजीत, वही दीवार। आदमी दीवार को टटोलता रहा, फिर झुककर जमीन के पास कुछ देखने लगा। उसके हाथ में लोहे का औजार था। वो दीवार के नीचे के हिस्से को खुरचने लगा। मैंने धीरे से पूछा, क्या करें? ब्योमकेश ने सिर्फ इतना कहा, अभी नहीं, देखते हैं वो क्या करता है। तकरीबन 5 मिनट तक वो आदमी कोशिश करता रहा, फिर अचानक गुस्से में औजार फेंक दिया, कुछ बड़बड़ाया और खिड़की के रास्ते वापस चला गया। ब्योमकेश तुरंत उठा और दीवार के पास पहुंचा। अजीत, जिस जगह उसने खुरचा है वहां कुछ है। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी। नीचे एक छोटा सा पत्थर थोड़ा हिला हुआ था। ब्योमकेश ने जेब से चाकू निकाला और धीरे से पत्थर हटा दिया। अंदर एक पतली सी दरार थी, जैसे कोई छोटा सा सीक्रेट चेंबर। उसमें कुछ कपड़े के टुकड़े और एक पुरानी चिट्ठी पड़ी थी। ब्योमकेश ने चिट्ठी उठाई और पढ़ना शुरू किया। अगर मैं वापस ना आऊं तो सच दीवार के पीछे है। एम अग्रवाल। मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया। मतलब अग्रवाल को अपनी मौत का अंदाजा था? ब्योमकेश ने सिर हिलाया। हां, और उसने सबूत यहीं छुपा दिया। वो रुक कर बोला, अब सवाल यह है, दीवार क्या छुपा रही है और वो आदमी कौन है जो रात रात यहां आता है? मैंने पूछा, क्या पुलिस को बता दे? ब्योमकेश ने तुरंत मना कर दिया, अभी नहीं। पुलिस आई तो कातिल सतर्क हो जाएगा। पहले हमें दीवार के पार देखना होगा। हम सुबह तक वहीं बैठे रहे। सूरज की पहली रोशनी के साथ ब्योमकेश ने कहा, अब वक्त आ गया है। आज मैं इस दीवार की खामोशी तोड़ूंगा। उस पल मुझे पहली बार महसूस हुआ, ये केस अब सिर्फ गुमशुदगी का नहीं रहा,
ये मौत और राजों की जंजीर बन चुका था, और उस जंजीर के बीच खड़ा था वो खामोश कमरा, रूम नंबर 2। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, मगर रूम नंबर 2 के अंदर वो रोशनी जैसे रुक सी गई थी। हवा में अब भी पुराना सन्नाटा था, लेकिन अब उस सन्नाटे के अंदर एक बेचैन सट छुपा हुआ था। ब्योमकेश उस दीवार के सामने खड़ा था, जैसे किसी पुराने दुश्मन के सामने, आंखों में पक्का फैसला। उसने कहा, अजीत, यही वो जगह है जहां राज का दरवाजा बंद है और अब इसे खोलना जरूरी है। मैंने घबरा कर कहा, लेकिन अगर अंदर कुछ भयानक हुआ तो? ब्योमकेश शांत था। फिर वो बाहर आएगा, और अगर सच छुपा हुआ है तो उसे बाहर लाना ही पड़ेगा। हमने फैसला किया कि बिना किसी मजदूर के ये काम खुद करेंगे। ब्योमकेश नहीं चाहता था कि अभी पुलिस इसमें शामिल हो। उसने अपने बैग से एक छोटा हथौड़ा और छेनी निकाली। पता नहीं कब से वो सब साथ लिए घूम रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी अजीत, तहकीकात में दीवारें भी तोड़नी पड़ती हैं, और उसने हथौड़ा उठा लिया। ब्योमकेश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने टॉर्च जला ली और दीवार के पास खड़े रहकर उसे पकड़ लिया। ब्योमकेश ने धीरे धीरे दीवार पर हथौड़े से ठोकना शुरू किया। पहले सिर्फ हल्की सी आवाज, फिर अचानक जैसे दीवार के अंदर से गूंज उठी हो, ठक ठक ठक। सुन रहे हो अजीत? ब्योमकेश ने कहा। आवाज खोखली है, अंदर कोई खाली जगह है। मैंने कांपते हुए कहा, तो मतलब तुम सही थे? उसने सिर हिलाया। हाँ, बस थोड़े और। इस बार हथौड़ा जोर से पड़ा। धक, प्लास्टर का टुकड़ा नीचे गिरा और उसके पीछे एक ईंट ढीली नजर आई। ब्योमकेश ने उसे बहुत सावधानी से निकाला। उसके पीछे अंधेरा था, गड्ढा, गहरा, जैसे सांस घुट जाए। ब्योमकेश ने टॉर्च अंदर डाली और तब हम दोनों की सांसें रुक गईं। पत्थरों के बीच एक छोटा सा चेम्बर था, लगभग 4 फुट चौड़ा, 6 फुट ऊंचा। दीवारें खुरदुरी, नीचे धूल जमी हुई, लेकिन उस धूल के बीच कुछ चमक रहा था। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, अंदर चलो। मैंने घबरा कर पूछा, अंदर जाना ठीक रहेगा? उसने शांत आवाज में कहा, अगर सच देखना है अजीत, तो डर को दरवाजे पर छोड़ना होगा। हम दोनों झुककर अंदर गए। दीवार के अंदर का वो छोटा कमरा नमी से भरा हुआ था। हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल। एक कोने में लकड़ी का एक पुराना बॉक्स रखा था, आधा खुला हुआ, उस पर मकड़ी के जाले जमे हुए। ब्योमकेश झुका, उसने दस्ताने पहने और धीरे से बॉक्स पूरी तरह खोल दिया। पहले सिर्फ एक भयानक बदबू, सड़ी हुई, तेज, इतनी कि मुझे उल्टी सी आने लगी। मैं पीछे हट गया। ब्योमकेश ने टॉर्च की रोशनी बॉक्स के अंदर डाली और उसी पल वक्त जैसे थम गया। बॉक्स के अंदर एक इंसानी कंकाल था। कपड़े पूरी तरह सड़ चुके थे, लेकिन एक हाथ में अब भी एक पुरानी सोने की अंगूठी चमक रही थी। मैंने हकलाते हुए कहा, ये तो। ब्योमकेश ने ठंडी स्थिर आवाज में कहा, श्री अग्रवाल। हम दोनों कुछ पल बिल्कुल चुप रहे। फिर ब्योमकेश बोला, अजीत, अब ये केस सिर्फ गुमशुदगी का नहीं रहा, अब ये कत्ल है। उसने बॉक्स से कुछ चीजें निकाली, एक पुरानी पॉकेट डायरी, कुछ सिक्के और एक चिट्ठी जैसी चीज। उसने डायरी के पन्ने पलटे। लिखावट धुंधली थी, लेकिन कुछ लफ्ज साफ थे। मुझे डर है वो मुझे मार देगा। मैं उसका नाम लिख नहीं सकता। अगर कोई ये पढ़े तो सच दीवार के पीछे मिलेगा। ब्योमकेश ने कहा, ये सिग्नेचर एम अग्रवाल का है, यानी ये अग्रवाल का आखिरी मैसेज है। मैंने पूछा, क्या उसने लिखा है कातिल कौन था? ब्योमकेश ने सिर हिलाया। नहीं, सिर्फ इतना कि कोई उसका पीछा कर रहा था। नाम लिखने से पहले ही शायद मार दिया गया। मैंने कांपते हुए कहा, मार दिया गया? ब्योमकेश ने हाँ में सिर हिलाया। वो दीवार के बाहर आया और एक लंबी सांस ली। मैंने देखा उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थीं। अजीत, उसने कहा, किसी ने बड़ी सफाई से सब कुछ छुपा दिया।
लाश को दीवार के अंदर रखकर कमरा सील कर दिया, इसीलिए पुलिस को कुछ नहीं मिला। और जो आदमी रात में यहां आता है, शायद उसे पता है कि यहां कुछ छुपा हुआ है। मैंने पूछा, तो क्या वही कातिल है? ब्योमकेश ने कहा, या तो वही है या फिर वही जिसे कातिल ढूंढ रहा है। लेकिन अब खेल बदल चुका है। अब हमारे पास लाश है, सबूत है और अग्रवाल की डायरी है। उसने डायरी फिर से खोली। एक पन्ने पर अधूरा सा लिखा था, वर्मा से सावधान रहना। वर्मा? मैंने चौंक कर कहा, वही नाम जो हमें पहले कागज पर मिला था। ब्योमकेश ने कहा, बिल्कुल वही। इसका मतलब वर्मा इस कत्ल में सीधा जुड़ा हुआ है। उसने धीमी आवाज में कहा, अब हमें इस वर्मा को ढूंढना होगा, लेकिन पहले यह देखना होगा कि कोई और इस कमरे में ना आए। हमने दीवार का टूटा हिस्सा जानबूझकर खुला छोड़ दिया, ताकि अगर कोई फिर आने की कोशिश करे तो हमें तुरंत पता चल जाए। शाम तक ब्योमकेश ने आसपास के इलाके में पूछताछ शुरू कर दी। एक पुराने किराने वाले ने बताया, 2 महीने पहले एक आदमी रोज अग्रवाल से मिलने आता था। लंबा, दुबला, साफ कपड़े पहनता था। नाम शायद वर्मा ही था। ब्योमकेश ने पूछा, अब वो कहाँ है? दुकानदार बोला, नहीं पता बाबूजी, अचानक गायब हो गया। बस 1 हफ्ते पहले उसे सड़क के उस पार देखा था। बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था। ब्योमकेश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो फिर वर्मा ज्यादा दूर नहीं है। अब भी यहीं आसपास है, ब्योमकेश ने धीरे से कहा। वो सोचता है कि कोई उसकी करतूत नहीं जानता, पर वो भूल गया है अजीत। रूम नंबर 2 अब बोलने लगा है। रात फिर से उतर आई। वही अंधेरा, वही ठंडी हवा, लेकिन इस बार एक तैयारी थी। हमने फैसला किया कि आज फिर उसी कमरे के पास पहरा देंगे। इस बार ब्योमकेश के हाथ में उसकी रिवॉल्वर भी थी। उसने शांत पर सख्त आवाज में कहा, अगर आज वो लौटा तो बच नहीं पाएगा। आधी रात के करीब एक हल्की सी खटपट सुनाई दी। खिड़की फिर से खुली और वही परछाई अंदर घुस आई। इस बार वो ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था, जैसे उसके पास वक्त कम हो। वो सीधा दीवार के पास गया और फिर रुक गया। दीवार टूटी हुई थी। उसने झटके से पीछे हटकर देखा। उसके हाथ से टॉर्च छूट गई। धक! ब्योमकेश ने मेरे कान के पास फुसफुसाया। अब हम दोनों एक साथ बाहर निकले। कमरे की रोशनी में वो आदमी हमें देखकर बिल्कुल जम सा गया। उसके चेहरे पर डर और गुनाह दोनों साफ नजर आ रहे थे। ब्योमकेश ने कहा, मिस्टर वर्मा, आपका इंतजार था। वो चौंक गया। तुम कौन हो? मैं ब्योमकेश बख्शी, उसने कहा, सच का पीछा करने वाला। वर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पीछे हटने लगा, लेकिन दीवार से टकरा गया। ब्योमकेश की आवाज और सख्त हो गई। आप वही हैं जिन्होंने अग्रवाल का कत्ल किया और उसकी लाश दीवार के पीछे छुपा दी। आप ही वो हैं जो रात रात यहां आते रहे ताकि अपना राज मिटा सकें। वर्मा हकलाते हुए बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ब्योमकेश ने डायरी उसकी तरफ उछाल दी। क्या ये सिग्नेचर पहचानते हैं? वर्मा की आंखें फैल गईं। वो चुप हो गया। ब्योमकेश ने धीरे पर तीखी आवाज में कहा, आपने उसे पैसे के लिए मारा। वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था और जब उसने आपका नाम उजागर करने की धमकी दी तो आपने उसे खत्म कर दिया। वर्मा के होंठ कांपने लगे। कुछ पल बाद वो टूट गया। वो मुझे बर्बाद कर देता, उसने धीरे से कहा। मेरे परिवार का नाम मिटा देता। मैं सिर्फ खुद को बचाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे दीवार के अंदर बंद कर दिया। ब्योमकेश की आवाज पत्थर सी सख्त थी। तुमने कत्ल किया वर्मा। वर्मा ने सिर झुका लिया। मैंने सोचा कोई कभी नहीं जानेगा। दीवार बंद कर दी, कमरा खाली छोड़ दिया। पर मुझे यह अंदाजा नहीं था कि कमरे का सन्नाटा कभी बोल उठेगा। ब्योमकेश ने कहा, हर खामोशी के पीछे एक आवाज होती है, बस उसे सुनने वाला चाहिए। मैं पुलिस को बुलाने नीचे भागा। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर आ गया। वर्मा गिरफ्तार हो गया। ब्योमकेश खिड़की के पास खड़ा रहा। मैंने कहा, केस खत्म हो गया? उसने धीरे से कहा, नहीं अजीत, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है। मैं हैरान होकर पूछा, मतलब?
वो धीमी आवाज में बोला, इस कमरे का वो सन्नाटा अब टूट चुका है। यहां अब चुप नहीं, इंसानी जुर्म की गूंज है। और सच में जब मैं कमरे से बाहर निकला तो ऐसा लगा जैसे दीवारें अब भी कुछ कह रही हों, धीरे फुसफुसाती हुई। उस रात के बाद पूरी हवेली की हवा बदल चुकी थी। रूम नंबर 2 के आसपास अब एक भूतिया सा एहसास था। पुलिस वर्मा को ले जा चुकी थी, पर कमरे की दीवारों में अब भी एक अजीब सी बदबू बसी थी। सड़ी हुई लकड़ी, पुरानी दीवारें और जुर्म की बू। सुबह जब मैं उठा, ब्योमकेश पहले ही जाग चुका था। वो अपने नोट्स लिख रहा था। टेबल पर दीवार से निकले कागज, अग्रवाल की डायरी और कुछ पुरानी तस्वीरें बिखरी हुई थीं। मैंने कहा, अब तो केस क्लियर है। कातिल पकड़ा गया, लाश मिल गई, सब कुछ सामने आ गया। ब्योमकेश ने कलम रोक दी, मेरी तरफ देखा। अजीत, अगर केस इतना ही आसान होता तो मैं अब तक निश्चिंत होता, पर कुछ है जो इस कहानी में अभी भी फिट नहीं बैठ रहा। मैं हैरान हुआ। क्या मतलब? वो बोला, अग्रवाल की डायरी में लिखा था वर्मा से सावधान रहना, पर उसने ये क्यों नहीं लिखा कि वर्मा ही उसका दुश्मन है? नाम पूरा क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा, शायद डर गया होगा। ब्योमकेश ने धीरे से सिर हिलाया। डर सकता था, पर वो आदमी बहुत चालाक था। उसकी लिखावट कंट्रोल्ड थी। उसने जानबूझकर नाम अधूरा छोड़ा। इसका मतलब उसने मेरी तरफ देखा। उसने किसी और को सिग्नल दिया था। मैं चुप रह गया। फिर धीरे से पूछा, तो तुम्हें लगता है कोई और भी शामिल था? मैं धीरे से बोला। ब्योमकेश ने सिर हिलाया। हाँ, और शायद वही इस कत्ल का असली दिमाग है। वर्मा सिर्फ एक मोहरा था। उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर उंगली रखी। वहां लिखा था, अगर कुछ हो जाए तो ट्रंक में देखना, वहां सबूत है। ट्रंक? मैंने हैरानी से कहा, पर हमें तो कोई ट्रंक नहीं मिला। ब्योमकेश ने मेरी तरफ देखा, क्योंकि हम सिर्फ दीवार के अंदर तक गए थे अजीत। पर उस दीवार के पार जो दूसरा छोटा कमरा है, वहां कुछ और भी हो सकता है। हम आज ही वहां जाएंगे। दोपहर को हम फिर से हवेली पहुंचे। इंस्पेक्टर ने इजाजत दे दी थी कि हम जांच पूरी कर सकते हैं। रूम नंबर 2 अब पूरी तरह खुला हुआ था। दीवार का टूटा हिस्सा जैसे किसी पुराने जख्म की तरह अब भी दर्द याद दिला रहा था। ब्योमकेश ने टॉर्च जलाई। अजीत, गौर से देखो, इस दीवार के दूसरी तरफ भी जगह है। वो झुककर जमीन के करीब गया, उंगलियों से धूल हटाई। धूल के नीचे लकड़ी का एक ढक्कन सा दिखा। यही है वो ट्रंक। हम दोनों ने मिलकर उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े, एक टूटी हुई घड़ी और सबसे नीचे एक छोटा सा धातु का डिब्बा था। ब्योमकेश ने डिब्बा खोला। उसमें कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स थे। वो उन्हें बाहर निकालकर पढ़ने लगा। कुछ मिनट बाद उसने गहरी सांस ली। अजीत, अब तस्वीर साफ हो रही है। क्या मिला? मैंने बेचैन होकर पूछा। ये कागज अग्रवाल और वर्मा दोनों के बीच हुए सौदे के हैं। दोनों ने मिलकर एक बड़ा इंश्योरेंस फ्रॉड प्लान किया था। अग्रवाल ने प्लान बनाया था कि उसे पेपर्स में डेड दिखाया जाए ताकि इंश्योरेंस का पैसा उसकी बीवी को मिल जाए। मैं सन्ना रह गया, लेकिन ब्योमकेश ने बात पूरी की। वर्मा ने धोखा दे दिया। उसने असली में अग्रवाल को मार दिया। मैंने भारी आवाज में कहा, तो मतलब लालच में उसने अपने ही साथी को खत्म कर दिया? हाँ, ब्योमकेश बोला, पर अब भी एक बात बाकी है। वर्मा के पास इतना दिमाग नहीं था कि वो ये प्लान अकेला बना सके। किसी ने उसे गाइड किया था। कौन? मैंने पूछा। वही शख्स जो इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। मैं चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? ब्योमकेश ने कागजों पर उंगली रखी। क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स पर कंपनी की सील है और सिग्नेचर है आर कपूर। वही कपूर जिसने वर्मा को पॉलिसी दिलवाई थी। ब्योमकेश की आंखों में एक अलग ही चमक थी। अब हमें मिस्टर कपूर से मिलना होगा। उसी शाम हम इंश्योरेंस ऑफिस पहुंचे। मिस्टर कपूर वहीं मौजूद था। तकरीबन 35 साल का साधा हुआ चेहरा और होठों पर नकली मुस्कान। हमें देखते ही बोला, ओह, आप लोग केस के सिलसिले में आए हैं? ब्योमकेश ने शांत अंदाज में कहा, हाँ, बस कुछ फॉर्मल सवाल। जरूर, कपूर बोला, पूछिए। ब्योमकेश ने सीधा उसकी आंखों में देखकर पूछा, आप अग्रवाल को जानते थे?
कपूर थोड़ा रुका, फिर बोला, हाँ वो मेरे एक क्लाइंट थे, वर्मा शायद उनका एजेंट था। ब्योमकेश हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तो आप ये नहीं जानते कि दोनों के बीच क्या हुआ? कपूर थोड़ा बेचैन हो गया। नहीं, मुझे क्या पता। ब्योमकेश ने जेब से वो डॉक्यूमेंट्स निकाले और टेबल पर रख दिए। ये आपके सिग्नेचर्स हैं मिस्टर कपूर। कपूर का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन आवाज जैसे गले में अटक गई। आपने वर्मा को प्लान दिया था, अग्रवाल को धोखा देने का, और जब अग्रवाल को सच समझ आ गया तो आपने अपना पीछा छुड़ाने के लिए वर्मा को उकसाया कि वो उसे मार दे। कपूर के माथे पर पसीना चमकने लगा। नहीं, मैं तो बस। ब्योमकेश की नजर तीर की तरह तेज थी। बस लालच, सब कुछ लालच में किया। आपने सोचा दीवार के पीछे दफन गुनाह कभी बाहर नहीं आएगा, पर जुर्म की बूझ छुपाई नहीं जा सकती मिस्टर कपूर। वो हर ईंट से रिश्ती लगती है। कपूर कुर्सी पर थक कर बैठ गया। हाँ, वो टूट कर बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने वर्मा से कहा था कि सिर्फ डराना, पर उसने हद पार कर दी। जब मुझे पता चला कि उसने अग्रवाल को मार दिया तो मैंने उसे छुपा देने की सलाह दी, दीवार में। ब्योमकेश ने कहा, और फिर तुम दोनों ने कमरा बंद कर दिया। कपूर ने सिर झुका लिया। हाँ, मुझे लगा कोई कभी नहीं जानेगा। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, कभी कभी दीवारें भी बोलती हैं मिस्टर कपूर, अगर कोई सुन ना जानता हो। हमने पुलिस को बुला लिया, कपूर को गिरफ्तार कर लिया गया, और उस पल मुझे फिर से एहसास हुआ, रूम नंबर 2 सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो एक गवाह था, एक जिंदा गवाह जो चुप रहा जब तक सच खुद उसके सीने को चीर कर बाहर नहीं आ गया। कपूर को गिरफ्तार कर लिया गया। वर्मा पहले ही सब कुछ कबूल कर चुका था, और अब कपूर के बयान ने पूरे राज पर से पर्दा उठा दिया था। शाम होते होते उस पुरानी हवेली में फिर से सन्नाटा लौट आया, लेकिन इस बार वो सन्नाटा खौफनाक नहीं था, बल्कि बोझिल था। जैसे कोई पुरानी भटकती हुई रूह आखिरकार चैन की नींद सो गई हो। हम रूम नंबर 2 के दरवाजे के पास खड़े थे। दीवार अभी भी टूटी हुई थी, लेकिन हवा में अब कोई डर नहीं था। मैंने धीरे से कहा, ब्योमकेश, तुम जानते हो ये जगह अब शायद कभी रेंट पर नहीं जाएगी। ब्योमकेश बागची हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, शायद ना भी जाए, लेकिन अब ये जगह जुर्म नहीं, एक वार्निंग बनकर रहेगी। मैंने पूछा, किसके लिए? उसकी आवाज गहरी हो गई। हर उस इंसान के लिए जो ये समझता है कि सन्नाटा हमेशा सब कुछ छुपा सकता है। मैंने कमरे के अंदर झांक कर देखा। वही जगह जहां कभी अंधेरा और मौत का राज था, अब वहां सिर्फ एक खाली दीवार थी। तब अचानक हल्की सी हवा चली। ऐसे लगा जैसे किसी पुराने वक्त की सरसराहट अपनी आखिरी बात कहकर जा रही हो। ब्योमकेश ने कहा, अजित देखो, ये है इंसानी कहानी। लालच, डर और गुनाह का अंजाम हमेशा सच के सामने झुकता है, चाहे दीवारें कितनी ही मोटी क्यों ना हो। मैंने गहरी सांस ली। रूम नंबर 2 अब मेरे लिए सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं था, ये इंसानी कमजोरी और सच की ताकत की कहानी बन चुका था। और जब हम बाहर निकले तो पीछे से ऐसा महसूस हुआ जैसे दीवार के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई हो, शुक्रिया, मुझे मुक्ति मिल गई। ब्योमकेश बागची मुस्कुराया और बोला, चलो अजित, अब इस हवेली को सुकून चाहिए और हमें एक नई पहेली। मैंने कहा, क्या तुम सच में कभी आराम करोगे? वो हल्की हंसी के साथ बोला, सच कभी आराम नहीं करता मेरे दोस्त। और हम दोनों धीरे धीरे उस हवेली से बाहर निकल गए, पीछे छोड़ते हुए रूम नंबर 2 का वो सन्नाटा जो अब जुर्म का नहीं बल्कि इंसाफ का निशान बन चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क और सस्पेंस से भरी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी ही खौफनाक और जासूसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली रात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शब खैर। आपका अपना ब्योमकेश बागची।